हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि आपके 7 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है पहला, 1/6 प्लस 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 और 1/56 का उत्तर क्या हुआ। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी 1/6 के टुकड़े करिए 2 गुणा 3 और 1/56 के टुकड़े करिए 7 गुणा 8। सबसे छोटा वाला लिखिए पहले 1/2 और माइनस कर दीजिए आपका 1/, सबसे बड़ा वाला यानी 1/8। तो 1/2 माइनस के 1/8 कितना आएगा आंसर आपका। तो ये आपका आएगा 4 माइनस के 1 यानी 3/8। यही क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देखिए। देखिए अभी आपका 1/2 माइनस 1/8 आता कैसे है ये भी देख लीजिए। जैसे आपका पहले 1/6 लिखा हुआ है, तो हमें 1/6 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि मतलब इसको प्राइम नंबर में टुकड़े करने होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब ऐसी दो संख्याओं में टुकड़े करने होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि 2 गुणा आप 3 लिख सकते हो। 1/12 को भी आपको ऐसे ही तोड़ना है, तो 1/3 गुणा 4, यानी ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखा होता है, इनके बीच का डिफरेंस आपका ऊपर लिखा होता है। ऐसे इसको करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 5। ठीक है, ऐसे इसके टुकड़े होते रहेंगे। ठीक है, एंड में कितना आएगा आपका 1 में यानी 1/56 का कितना हो जाएगा 1/7 गुणा 8। ठीक है, अब क्या करना होता है कि आपका जो 1/2 गुणा 1/3 है, इसको आप लिख सकते हो। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 माइनस के 1/3। ठीक है, 1/2 माइनस के 1/3 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो कैसे। देखिए 3 माइनस 2 यानी 1/6। अभी आपका 1/6 ही है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस के 1/4, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो 1/4 माइनस के 1/5। ठीक है, ऐसे आप इस एंड वाले को लिख सकते हो 1/7 माइनस के 1/8। ठीक है, अब जब आप कौन से देखेंगे तो ये आपका माइनस का 1/3 है और यहाँ पे प्लस का 1/3 है, कट जाएगा। इस वाले से ये कट जाएगा, माइनस का 1/5 से आगे वाले से कट जाएगा, यानी यहाँ पर कट किससे रहा है तो दूसरा वाला कट रहा है। पहला वाला बच रहा है आपका 1/2 यहाँ बच रहा है, और 1/7 तो 1/8 तो इसमें है ही नहीं कहीं आगे, तो आपका एंड में क्या बचेगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ आगे वाले से बचेगा कितना 1/8 बचेगा। कितना आएगा आपका 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यानी कि 3/8। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर निकलता है। आंसर हो जाएगा आपका 3/8। आपको टुकड़े उसी हिसाब से करने हैं कि इनका जो डिफरेंस आता है वो ऊपर आना चाहिए। ठीक है, इसमें और भी वेरिएशन होते हैं इस टाइप के सवालों में, और भी आएगा तो फिर उसको भी बताएंगे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 23 माइनस के बड़ा ब्रैकेट है और आपको इस तरह से दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास के नियम के साथ सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो 27 माइनस के 28 कितना हो जाएगा, माइनस के 1 आएगा, और ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह है तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 को हम जब 26 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 27, क्योंकि 1 यहाँ से मिलेगा और 6 यहाँ पर प्लस का है, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब इससे बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये आपका माइनस का 27 हो जाएगा। फिर आपका 25 है, 25 को आप क्या करेंगे माइनस की 27 में से घटाएंगे, तो यहाँ तक आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी माइनस की 2। क्लियर। अब इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का चिन्ह है तो आपके प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के 2 और प्लस के 24 कितना हो जाएगा, प्लस के 26। ठीक है, अब बाहर क्या है आपका माइनस का चिन्ह, तो आपका माइनस के 26 हो जाएंगे, और माइनस के 26 को जब हम प्लस के 23 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो आपका माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, इसको आप आराम से लिख के भी सॉल्व कर सकते हो और मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट भी बता दिया। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, माइनस के 3। नेक्स्ट देखिए 45, 240, 315 का महत्तम समावर्तक कितना हुआ। महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं यानी इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब आगे देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में वो आपकी 45 है। तो सबसे पहले हम 45 से डिवाइड करके देखेंगे। जो संख्या हमारी 45 से कटेगी तो वो हमारी 9 से भी कटनी चाहिए। तो देखिए 9 से कटने का मतलब है कि वो हमारा उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ तो अंकों का योग कितना है, 6 है,
तो इसका मतलब हमारा 45 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब 45 के नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है 15 का, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन सब में बड़ी कौन सी थी, 45। 45 से चेक करा लिया। अब हमें किससे चेक करना है, अब हमें चेक करना है आपका 15 से। तो देखिए जब हम 15 से भाग करेंगे 45 में तो 45 तो कट जाएगा, और 240 में भाग करेंगे तो 15 एकम 15 कितने बचेंगे, 9। 15 छक्के 90, यानी ये भी कट रहा है आपका, ये भी कट रहा है। इसको देखेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यानी आपका ये भी कट रहा है। तो इसका मतलब 15 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो आपका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, तो 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात कितना है। तो देखिए 85 में से 40 छात्रों ने तो 50% से कम अंक प्राप्त किए। 85 में से कितने, तो 40 छात्रों ने, ठीक है। तो बचे छात्र कितने, तो बचे छात्र कितने होंगे, 85 में 40 छात्र 50% से कम ला रहे हैं, तो इसका मतलब जो शेष छात्र बचे यानी 85 माइनस के 40 यानी 45 छात्र, ठीक है। तो पहले छात्र क्या लाएंगे, 50% से अधिक लाएंगे। तो पूछा क्या आपसे, तो 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात, यानी दोनों का अनुपात पूछा है। तो ये आपके 50% से कम ला रहे हैं और ये आपके 50% या उससे ज़्यादा ला रहे हैं, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से 8 बार, 5 से 9 बार। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 9, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। नेक्स्ट है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में से कितना जोड़ना जाना चाहिए कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। देखिए आपका पहला अनुपात कितना था, 3:4 था, अब कितना हो गया, तो 5:6 हो गया। कब, जब दोनों में समान संख्या जोड़ी जा रही है। तो मान लेते हैं दोनों में समान संख्या हमारी x और x जोड़ी जा रही है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, तो 6 तिया 18, 4 पंजे 20, यानी इन दोनों का गुणनफल का अंतर, यानी कि 6 तिया 18, 4 पंजे 20, दोनों का अंतर कितना जाएगा, 20 और 18 का 2, ठीक है। और ये जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के गुणनफल के अंतर के बराबर होता है, यानी 5 इंटू एक्स 5x, 6 इंटू एक्स 6x। 6x और 5x का अंतर कितना हो गया, तो x ही हो गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2। x की वैल्यू कितनी मिल गई, तो 2 मिल गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 मिल गई। तो अब देखिए शुरू में योगफल कितना था, मतलब जो योगफल था संख्या वो कितना था, 70। संख्या किस अनुपात में थी, 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 7। 7 की वैल्यू कितनी है, तो 7 की वैल्यू आपकी 70। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 70/7 यानी कि 10। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 की वैल्यू 10 दूनी 20। तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से x बराबर मिल जाएगा आपको 20। इसका मतलब जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है, तो जोड़ी जाने वाली संख्या आपकी 20 है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं, सिक्के का 20% 5 है और 25% 10 का सिक्का है और आपका 15% 2 है, तो शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। देखिए देखिए अब आपके पास जो सिक्के हैं वो इतने, एक तो 5 का है, एक 10 का है, एक 2 का है और आपका 1 रुपये के सिक्के, इस तरह के सिक्के हैं। तो सिक्के का 20% कितना है, 5 वाले सिक्के कितने हैं, 20% है, ठीक है। 10 रुपये वाले कितने हैं, तो 25% है, और 2 रुपये वाले कितने हैं, तो 15% है। तो 1 रुपये वाले कितने बचे, तो ओवरऑल आपके 100% होते हैं, जिसमें से बाकी कितने हो गए, तो 20 और 25 45 और 15 60। 60% सिक्के तो आपके यही हो गए, तो बचे कितने, 40%। इसका मतलब 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं आपके 40%। इनका अनुपात निकालिए। तो देखिए परसेंटेज तीनों सब में कॉमन है तो परसेंटेज तो कट ही जाएगी, 5 से काट दीजिए। 5 से कटेगा आपका ये 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से आपका 8 बार। इसका मतलब जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में है, तो 4:5:5:3 और 8 के अनुपात में है, ठीक है। पूछा क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए 5 रुपये कितने सिक्के हैं, 4, तो मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये का 4 के हिसाब से, तो 20 रुपये मूल्य हो जाएगा। 10 रुपये कितने सिक्के हैं, 5, तो मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपये। 2 रुपये कितने सिक्के हैं, 3, तो मूल्य कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 रुपये। 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 8, तो मूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपये। यानी कुल मिला के जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 50 और 20 70, 70 और 14 84।
यानी कुल मिला के 84 यूनिट मूल्य हो गया, लेकिन एक्चुअल में मूल्य कितना है तो 210 रुपये है। तो 84 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो 210 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 बटे में 84। पूछा किसका था 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू कितनी थी 8 यूनिट थी। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 210 बटे में 84 गुणा 8। ठीक है, काटिए इसको। तो देखिए 7 से कटेगा 7, 12×7=84 होता है 12 बार, और 7 से कटेगा आपका 30 बार। 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा आपका 5 बार, 2 से कटेगा 4 बार, और 4 पंजे कितना होता है 20। यानी 8 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है तो 8 रुपये सिक्के की संख्या आपकी, सॉरी 8 रुपये की नहीं, 1 रुपये की सिक्के की संख्या कितनी है तो आपकी 20 हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेज की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गौतम की चाल बताइए। देखिए सवाल को समझिए पहले। ठीक है, मान लीजिए परवेज इधर से चल रहा है इधर को, और गौतम चल रहा है आपका इधर से इधर को। मान लीजिए दोनों किसी एक स्थान यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इस स्थान का नाम लिख देते हैं ओ। तो जब गौतम यहाँ पे परवेज से मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में गौतम को लगते हैं 3 घंटे। ठीक है, और जब परवेज यहाँ पे गौतम से मिलता है तो परवेज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं 12 घंटे। ठीक है, तो परवेज की चाल पूछिए, किसकी पूछिए। देखिए परवेज की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और गौतम की चाल पूछिए। ठीक है, तो गौतम की मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस तरह सवाल को कैसे करते हैं तो इसमें आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उस फॉर्मूले को लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है तो v1 अपॉन में v2 बराबर होता है अंडर रूट में t2 अपॉन में t1। ठीक है, v1 क्या है पहले वाले की चाल, v2 क्या है दूसरे वाले की चाल, t2 क्या है दूसरे के द्वारा लिया गया समय, और t1 क्या है पहले के द्वारा लिया गया समय। इसको लगाइए तो देखिए v1 कितना था आपका 60 था, 60 बटे में x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में t2 कितना है तो t2 आपका 3 घंटे। ठीक है, 3 बटे में 12। क्लियर, 3 बटे 12 मतलब 1/4। 1/4 का वर्गमूल कितना आता है 1/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 60 बटे में x बराबर 1/2। 2 गुणा इधर होगा x गुणा इधर होगा, तो यहाँ से आपको x बराबर कितना मिल जाएगा 60 दूनी 120। यानी कि जो गौतम की चाल कितनी होगी तो उसकी चाल होगी आपकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं। 10P Q को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, और 10P में मौजूद एक यात्री 10Q को 40 सेकंड में पार करता है। यदि गाड़ियों की चाल कितनी है 2:1 के अनुपात में है, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 ट्रेन है आपकी P और Q, ये P है और मान लेते हैं आपकी Q है। इनकी जो चाल का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:1, तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1। ठीक है, इनकी लंबाई मान लेते हैं, इसकी लंबाई आपकी, इनकी जो लंबाई है वो मान लेते हैं, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई क्या है b मीटर है। ठीक है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है। अब आता है क्वेश्चन पे, 10P Q को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ठीक है, जब 10P Q को पार करेगी तो लंबाई कितनी, दूरी कितनी चलेगी तो दोनों लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलेगी, क्योंकि दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। उनकी सापेक्षिक चाल क्या होगी तो जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है, यानी P भी इसी दिशा में चल रही है और Q भी आपकी इसी दिशा में चल रही है, तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी होगी। सापेक्षिक चाल जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों चालों का अंतर क्या होता है, उस चाल से एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए तो पहली कंडीशन में दूरी बराबर, पहली कंडीशन में दूरी कितनी है तो दूरी कितनी कर जाएगी पहली कंडीशन में दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर, यानी लंबाई इसकी a मानी थी हमने, इसकी b मानी थी। तो पहली कंडीशन में यानी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी हो जाएगी सापेक्षिक चाल, यानी कि 2 - 1 गुणा समय कितना लग रहा है पहली कंडीशन में तो 60 लग रहा है। 2 - 1 1 ही होता है, 1 गुणा 60 कितना हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। क्लियर, अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये तो आपकी पहली कंडीशन होगी।
दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है, तो जब ट्रेन क्यू को पार किया जाएगा तो दूरी कितनी चलेगा, तो दूरी चलेगा ट्रेन क्यू की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो दूरी बराबर यानी ट्रेन क्यू की लंबाई कितनी है बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना समय, तो चाल तो अब भी वही रहेगी आपकी 2 - k 1, समय कितना रहेगा आपका 40 सेकंड, यानी कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब आगे देखिए ए प्लस बी की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो घटा देंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि घटाने पर बी तो बी कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 20। ए की वैल्यू आपको 20 मिल गई और बी की वैल्यू कितनी है 40, दोनों का अनुपात पूछा था, तो ए अपॉन बी कितना जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 40, तो ए अपॉन बी कितना जाएगा 1/2। ठीक है, उनका अनुपात पूछा था, ए अनुपात बी कितना जाएगा 1:2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंटेज कितना है। देखिए 15 का सीपी मान लेते हैं एक्स, जो 20 के एसपी मान लेते हैं बाई, तो 15 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के। ठीक है, यहाँ से एक्स अपन बाई कितना मिल जाएगा, तो 20/15, 5 से काटिए 4 बार, 5 से कटेगा 3 बार, यानी कि 4/3। एक्स हमने क्या माना था सीपी यानी क्रय मूल्य माना था, बाई हमने एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माना था। एक्स की वैल्यू कितनी है 4, बाई की वैल्यू कितनी है 3, यानी 4 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, तो 3 में बेची जा रही है, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस कितने पे हो रहा है 4 पे, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट की जो हम गणना करते हैं वो क्रय मूल्य पे करते हैं, तो 1 का लॉस कितने पे 4 पे हो रहा है, कितने परसेंट का हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, 1/4 यानी 4 से कटेगा आपका 25 बार, 25 से कम 25, यानी कि 25% क्या होगी आपको हानि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा और 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो आपको डायरेक्ट निकाल देना था 1975 का 112%। ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1975 है, 12% का लाभ है, तो डायरेक्ट 112% निकाल दीजिए, आपको विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए 25 से कटेगा आपका ये 4 बार, 25 से आपका कटेगा 25 7 175 और 25 निम्मा 225। ठीक है, 4 से आपका कटेगा ये 4 दूनी 8, 3 बचे 4 8 32, यानी कि 28 गुणा 79, तो 79 गुणा 28, 79 गुणा 28 कितना होता है, तो ये होता है आपका 9 दूनी 9 8 72। ठीक है, 9 8 72, उसके बाद में 7 8 56, 9 दूनी 18, 18 और 56 आपके 74, 74 और 7 81, हासिल के आपके 8 और 7 दूनी 14 और 8 22, यानी कि 2212, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन दोनों को गुणा कैसे करते हैं आपको मैं वो बता देता हूँ ट्रिक, इनका गुणा कैसे किया जाता है। जैसे आपसे बोला था कि 79 × 28, बहुत कम लोगों को आपको 28 का पढ़ा पता होगा। देखिए कैसे करते हैं, तो बाहर वाले गुणा करिए, बाहर वाले में 8 ने 72, हासिल के आपके हो गए 7। आप क्या करिए, अब बाहर वाले गुणा इसमें करिए, बाहर वाले गुणा अंदर वाले में और अंदर वाले गुणा अंदर वाले में, यानी कि बाहर वाले गुणा बाहर वाले से इस तरह से, अंदर वाले गुणा इस तरह से, तो 9 8 सॉरी 8 7 56, 9 दूनी 18, 18 और 56 कितने होते हैं 74 और 7 81, हासिल के 8। अब 9 7 का गुणा किसमें करिए 7 2 में, 7 दूनी 14, 14 और 8 22। ठीक है, इस तरह से गुणा किया जाता है। इसको आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो 79 × 28। ठीक है, तो 9 8 72, हासिल के 7, 8 7 56, 9 दूनी 18, 56 18 74 और 7 81, हासिल के 8, 7 दूनी 14 और 8 22। ठीक है, कैसे करके आप गुणा कर सकते हो, आपका आंसर आपका 2212 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है, श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं,
रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक लाने पड़ेंगे? औसतन आपको बताना है। तो देखिए 16 परीक्षाओं में इसने कितने नंबर लाए? 26 लाए। और ये श्रेया कितने लाई है? 12 परीक्षाओं में तो 24 लाई है, यानी कितने कम लाई है? 26 से 24 यानी कि 2 कम लाई है। कितनी परीक्षाओं में? तो 12 परीक्षाओं में, यानी कि 12 का गुणा कर देंगे तो यानी कि अभी भी जो श्रेया है वो 24 अंकों के घाटे में चल रही है। तो इसके बराबर अंक लाने के लिए, रीना के बराबर अंक लाने के लिए इसे 24 अंकों की तो पूर्ति करनी ही पड़ेगी। साथ में जो इसके औसत थे 26 वो भी आपको लाने पड़ेंगे। यानी श्रेया को कितने लाने पड़ेंगे? तो 26 गुणा 4, क्योंकि 4 परीक्षाएं बची हैं, इतने अंक तो उसे लाने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके बराबर औसत चाहिए। और जो कमी थी 24 अंकों की कमी रह गई थी वो भी आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो कुल मिला कितने अंक लाने पड़ेंगे? तो देखिए 26 चौका कितने होते हैं? तो 104 प्लस 24 128, यानी कुल मिला के से 4 परीक्षाओं में 128 अंक लाने पड़ेंगे। तो 4 परीक्षाओं में लाने पड़ेंगे। आपसे औसत पूछा है तो 4 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 3 12 4 2 8, यानी इसे हर परीक्षा में कितने अंक लाने पड़ेंगे? हर परीक्षा में से 32 अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है, यदि आप इतना भी नहीं करना चाहते हो तो जितने अंक कितने कमी थी, कितनी कमी थी? 24 की कमी पड़ रही है। 24 की कमी 4 परीक्षाओं में पूरी करनी है, तो हर एक परीक्षा में कितने अंक लाने पड़ेंगे? तो 24/4, यानी कि 6 अंक हर एक परीक्षा में एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। तो 26 तो उसे लाने ही पड़ेंगे, 6 और एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, कितना जाएगा? 26 और 6 32, यानी कि उसके जो औसतन अंक होंगे वो कितने होंगे? तो उसके औसतन अंक आपके 32 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। ए ने कितने दिन कार्य किया? देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है? तो ए पूरा काम कर रहा है आपका 5 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? तो बी 10 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम आ गया आपका 10। तो ए 5 दिन में पूरा 10 काम कर रहा तो एक दिन में 2 काम करेगा, और बी 10 दिन में पूरा 10 काम करा तो एक दिन में आपका 1 काम करेगा। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य को छोड़ना पड़ता है। तो जो अंत के 4 दिन थे जिसमें एक कार्य को छोड़ के चला गया था, तो अंत के 4 दिन किसने काम किया होंगे? तो बी ने काम किया होगा, क्योंकि ये तो चला गया। और बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो इसका मतलब अंत के 4 दिन में बी ने कितना काम कर दिया होगा? तो 4 काम किया होगा, यानी अंत के 4 दिन में बी ने 4 काम कर दिया होगा। तो शेष काम कितना बचा? तो टोटल काम हमारा 10 था, 10 में से 4 काम तो बी ने ही कर दिया, तो कितना काम बचा? तो 6 काम बचा। इस 6 काम को किसने किया होगा? दोनों ने मिलकर काम किया होगा, क्योंकि शुरू में तो दोनों लोग काम कर रहे थे, शुरू में तो मिलकर काम कर रहे थे, तो शुरू में दोनों लोगों ने मिलकर काम किया होगा। तो दोनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? तो 2 काम तो ए कर रहा है, बी कर रहा है आपका 1 काम। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। 6 काम को करने में कितना समय लिया होगा उन्होंने? 6/3, यानी कि 2 दिन इन्होंने मिलकर काम किया होगा, और अंत के 4 दिन बी ने काम किया। तो कुल मिलाकर समय कितना लग गया? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने कितने दिन काम किया था? तो ए ने 2 दिन काम किया था। ये रही आपकी ए की वैल्यू, कितना दिन काम किया था? तो ए ने 2 दिन काम किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1000 रुपये हो जाती है, तो 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखिए 5 साल में ब्याज कितना मिल गया? 750 से 1000 हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा? तो 1000 माइनस के 750, कितना ब्याज मिल रहा है? तो 250 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 250 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? 5 साल में। और ब्याज कैसी है? साधारण ब्याज है। तो जब 5 साल में 250 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा? डबल मिलेगा, गुणा कर दीजिए 2 का। 10 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा? 500 रुपये ब्याज मिल जाएगा। साधारण ब्याज में क्या होता है? समान ब्याज मिलता है। तो देखिए 5 साल में ये 250 रुपये ब्याज मिल रहा है, 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10 का डबल मिलेगा, यानी 500 रुपये ब्याज मिलेगा। राशि कितनी है? 750 है। 500 रुपये ब्याज मिल गया तो राशि कितनी हो जाएगी? 750 प्लस 500, यानी कि आपका 1250। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है और जिसका आधार 20 है और ऊंचाई कितनी है 5.4 मीटर है। देखिए किस रूप में है, समांतर चतुर्भुज के रूप में। समांतर चतुर्भुज की खासियत देखिए क्या होती है। देखिए समांतर चतुर्भुज आपका इस तरह से बना होता है, ठीक है, इस तरह से होता है आपका समांतर चतुर्भुज। खासियत क्या होती है इसकी कि आमने सामने वाली जो भुजा होती हैं वो समान होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और एक दूसरे के समांतर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है। अब मान लीजिए इस शीर्ष से इस वाले शीर्ष से इस वाली भुजा पे कोई लंब डाला जाता है, ठीक है, जो कि क्या है आपका एच है, और इसकी भुजा को हम क्या मान लेते हैं आधार, यानी कि इसको मान लेते हैं हम ए। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर करते हैं आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कर लीजिए या फिर आप लंब कर लीजिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आधार इंटू लंब। अब आपका आधार दे रखा है 20, लंब दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 5.4। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणा 5.4, कितना हो जाएगा आपका 54 दूनी 108, 108 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर, 108 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है त्रिज्या आर वाले एक गोले का त्रिज्या आर वाले एक गोले तथा त्रिज्या आर एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आदान का अनुपात कितना होगा। यानी गोला है और एक क्या है बेलन है, दोनों का अनुपात बताना है। देखिए देखिए आपको पता है कि जो गोला होता है गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होता है। और इन दोनों का आपको क्या चाहिए अनुपात चाहिए। अब आगे देखिए बेलन की त्रिज्या क्या आ रही है, तो बेलन का आयतन तो इतना ही रहेगा 4/3 पाई आर क्यू। अब सॉरी बेलन नहीं गोले का आयतन कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यू। अब बेलन में क्या हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या तो आपकी आर है एवं ऊंचाई कितनी है 2r है। देखिए पाई त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर ही रहेगा, ऊंचाई कितनी है 2r, तो यहाँ 2r आ जाएगा आपका। बस इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए आप, कितना हुआ अनुपात। देखिए पाई से पाई आपका खत्म, ये आर क्यू है और आर स्क्वायर इंटू आर क्यू हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म। तो 2 से कितने कटेगा आपका 2 बार, कितना बच्चा आपका ये 2/3। दोनों का अनुपात कितना आ गया, गोले के आयतन को हम b1 मान लेते हैं, इसको b2 मान लेते हैं, तो b1 अपॉन b2 कितना मिल जाएगा आपको 2/3, यानी कि 2:3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। तो पहले से 1 से 55 तक अभाज्य संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, फिर 29, फिर आपका हो जाएगा 31, फिर आपका 37, फिर 41, फिर 43, फिर आपका 47 और फिर आपका 53। यानी इतनी संख्या होती हैं आपकी 1 से 55 तक अभाज्य संख्या है। ये सब संख्या कितनी है, तो ये सब संख्या आपकी 16 है, क्योंकि 1 से 50 तक आपकी 15 होती हैं और उसके बाद में 53 और आगे, इसका मतलब 16 संख्या हुई। अब संख्या 16 है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, बीच वाली दोनों संख्याओं का जोड़ का आधा। तो बीच वाली दोनों संख्या कैसे निकालेंगे, तो 16 है तो बीच वाली दोनों संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी 7वीं और 8वीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हो जाएगी 17 और 8 में हो जाएगी आपकी 19। तो 17 प्लस 19 बटे में 2 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मिस्टेक है, थोड़ी मिस्टेक क्या है कि आपकी जो बीच की संख्या होगी वो 17 19 नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी 19 और 21 होगी, ठीक है। 17 तो आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या इधर रह जाएंगी आपकी और 7 आपकी इधर रह जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बीच में कौन सी आएगी 19 और आपकी 23, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 23 और 19 का जोड़, 23 और 19 का जोड़ कितना होता है, तो 42, और 42/2 कितना होता है 21, ठीक है। 42/2 कितना होता है 21, इसकी मात्रा कितनी आएगी, मात्रा आ गई आपकी 21। नेक्स्ट पाई चार्ट देखिए, ये पाई चार्ट है आपका, इसमें आपका परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ये पाई ग्राफ कर्नाटक की एक प्रकाशन संस्था के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च कितना है तो 50,000 रुपये है, तो परिवहन पर कितना खर्चा हुआ है, पूछा किसका है, परिवहन का। अब ग्राफ देखिए परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे कितना कॉस्ट हुआ है, तो 10% कॉस्ट हुआ है, 10% ट्रांसपोर्टेशन पे। तो आपको 10% निकाल देना 50,000 का। देखिए कुल खर्चा आपका 50,000 था, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका 5,000। कितना खर्चा आ जाएगा परिवहन पे, तो 5,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है, ऋण ब्याज वेतन और कर। ठीक है, ये 2016 का, ये 2017 का। पूछा क्या जा रहा है आपसे, वो देखिए 2016 में परिचालन पर व्यय किया गया कुल धन कितना है, 120 लाख है। किसमें, 2017 में, किसमें, परिचालन पे। टोटल खर्चा आपको दे रखा है 120 लाख। तो 2017 में व्यय किया गया कुल धन कितना है, 150 लाख है। आपको बताना है कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन में कितना खर्चा अधिक हुआ है। वेतन का पूछा है। देखिए 2016 में कुल खर्चा कितना है, 120 है, 2017 में आपका 150 लाख है। तो 16 और 17 का आपको वेतन का खर्चा बताना है। देखिए 2016 में वेतन कितना था, तो 150 लाख, 120 लाख था, और वेतन कितने परसेंट था, तो 50%। तो 120 लाख का 50% यानी कि आधा, यानी कि 60 लाख खर्चा हो जाएगा वेतन पे। ठीक है, ये किसका है, 2016 का है। ठीक है, और 2017 में वेतन कितना था, 2017 में वेतन था आपका 55%। तो 150 का 55% कितना होगा, तो 150 का 55%। ठीक है, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, यानी ये हो जाएगा आपका 55 दिया 165, 165/2 यानी कि 82.5 लाख इस पर खर्चा हो रहा है 2017 में, किस पे, वेतन पे। और 2016 में वेतन पे कितना खर्चा है, तो 60 लाख है। तो कितना अधिक खर्चा हो रहा है, तो 82.5 में से 60 लाख को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 22.5 लाख। यानी कि 2017 में जो खर्चा हो रहा है वेतन पे, वो कितना हो रहा है, 22.5 लाख का खर्चा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 2016 में परिचालन की औसत लागत क्या है, यदि कुल परिचालन लागत 120 है। ठीक है, इसकी पूछिए परिचालन की औसत लागत क्या है, यदि कुल परिचालन लागत कितनी, 120 लाख है। कितनी मद है, 1 2 3 मद है, और कुल खर्चा कितना है, 120 लाख। तो औसत कैसे निकालते हैं, तो 120 बटे में 3 का भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 40 लाख। ठीक है, तो औसत खर्चा कितना जाएगा, औसत खर्चा आ जाएगा आपका 40 लाख। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो भी है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।